तो अगर हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर की, तो आपने देखा होगा अगर मैं एक रॉड लेता हूं और इसको यहाँ पे हीट करता हूं, तो क्या होता है, यहां से हीट मेरे हाथों तक आता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर मुझे वो गर्म लगता है, फिर मैं छोड़ देता हूं। दूसरा क्या है, अगर मैं बेटा वुड को गर्म करूं, तो क्या वो गर्म होगा या हीट अपने को फील होता है? नहीं, वो जल जाता है बट अपने को हीट नहीं फील हो पाता है। तो हीट ट्रांसफर फिर आप देखते होंगे कि जब बहुत गर्म खाना है तो मम्मी क्या करती है, उसे प्लेट में लगा देती है, प्लेट में प्लेट में फैला देती है और फैन के नीचे रख देते हैं हम लोग, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फैन फैन जो अपने घर में होता है, वो क्या करता है, हीट को, अपने बॉडी से जो हीट निकल रहा है उसका क्या होता है, एसी वगैरह कैसे काम करते हैं, है ना, इसका प्रॉपर वर्किंग तो थर्मोडायनेमिक्स में होता है, जो हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते। बट अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो उसपे बहुत सारी चीजें हैं, रेडिएशन जैसे आपका, आपने ध्यान दे दिया होगा, जब आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं फिर आप बंद करते हैं, तो थोड़ी देर तक वापस से वो मशीन चलता है फिर बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एसी का देखेंगे कि एसी आप सपोज 25 डिग्री सी पे सेट करे हो टेम्परेचर, तो थोड़ी देर तक तो वो 25 डिग्री सी पे आने के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है। ये सब होता क्यों है? सन से एनर्जी अपने पास कैसे आती है ना, सन से अपने पास एनर्जी कैसे आती है? ठीक है, तो ये सारी बातें पे हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक या इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हीट ट्रांसफर के 3 बेसिक मोड हैं, और वो मोड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मोड जो सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडक्शन। कंडक्शन। दूसरा मोड जो बहुत कम हम लोग सिर्फ उसके बारे में समझ के आगे बढ़ जाएंगे, अपने लिए वो बहुत डिटेल में नहीं है, जब हम लोग ग्रेजुएशन में होते हैं, बैचलर्स कर रहे होते हैं, तब वो ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो सेकंड मोड इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। एंड द थर्ड मोड इज रेडिएशन। थर्ड मोड इज रेडिएशन। अच्छा, तो कंडक्शन क्या होता है सर, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है? तो सबसे पहले जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे कंडक्शन पे। कंडक्शन पे। चलो, कंडक्शन होता क्या है? मान लीजिए बेटा अपने पास एक रॉड है ना, जो कि मेटल के हैं, तो हम लोग मेटल रॉड ले रहे हैं, मेटल रॉड। मान लीजिए, मान लीजिए यहां पे मैंने इसे हीट किया, मान लीजिए मैंने यहां पर इसे हीट करा, इस एंड को हीट करा, बहुत सारा हीट दिया, यहां से हीट करा, तो क्या होगा, अपने को पता है ये जो मेटल्स हैं, और मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के आउटर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ये एनर्जी कैरी करने के लिए बहुत सुटेबल होते हैं, इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस को, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को बहुत अच्छा ट्रांसफर करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने यहां से भी हीट दिया, सपोज यहां से भी हीट दे रहे थे हम लोग, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको एनर्जी मिला, और ये एनर्जी मिलने के कारण, ये एनर्जी मिलने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां वो बहुत तेज से वाइब्रेट करने लगे, बहुत तेज से वाइब्रेट करने लगे। ये वाइब्रेशन उन्होंने अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा, तो इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बहुत तेज वाइब्रेट करने लगा, ये भी बहुत तेज वाइब्रेट करने लगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज से वाइब्रेट करने लगे। उन्होंने अपना वाइब्रेशन अपने पास वाले को ट्रांसफर किया। वाइब्रेशंस मतलब क्या, ये वाइब्रेशंस अपना ट्रांसफर करा, इन्होंने अपने पास वाले को ट्रांसफर करा, और ऐसे करते करते ये जो एनर्जी है वो दूसरे एंड पे पहुंच गई, ये दूसरे एंड पे एनर्जी पहुंच गई। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन जो है वो बेटा प्रीडोमिनेंट होता है, कंडक्शन प्रीडोमिनेंट होता है किसमें, सॉलिड में। तो कंडक्शन अपना प्रीडोमिनेंट होता है सॉलिड में।
ठीक है, ठीक है, कंडक्शन अपना प्रीडोमिनेंट होता है सॉलिड में। जब हम लोग पता करें कि बेटा ये जो हीट फ्लो है, ये जो हीट फ्लो है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो अपने ने देखा जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कहां का, मान लो यहां जब आप गर्म कर रहे थे, मान लो ये 100 डिग्री सी का था और इस जगह 25 डिग्री सी का था, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, जिस रेट से हीट फ्लो होगा, वो डिपेंड करेगा कितना, कि दो जो जॉइंट्स हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ये हीट फ्लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ हीट फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या है बेटा, मतलब क्या है, अब इन सब चीजों को आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एक एरिया अपने पास ए है ना, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि वाइब्रेट कर रहा। अगर मैं इसका डबल ले लूं, डबल एरिया ले लूं, तो यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये ज्यादा एनर्जी को इधर ट्रांसफर कर सकता है, यानी हीट फ्लो ज्यादा। अगर मान लो रेट आप लेंथ के लिए देखना चाहते हैं, तो अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए बेटा लेंथ को, तो क्या होगा, यहां से यहां तक एनर्जी आने में टाइम ज्यादा लग रहा होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाएगा, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। इन सब को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, या फिर डेल्टा एल, या फिर एल भी लिख सकते हैं। के को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। के को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। आ जाओ, जो अपने पास डेल्टा टी बाई डेल्टा एल है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा, कई बार टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशंस के लिए भी पूछ लिया जाता है छोटे छोटे सवाल में। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन अगर आप बोलें तो ये क्या होगा, टेम्परेचर का केल्विन, ग्रेडियंट मतलब लेंथ, यानी के अपॉन लेंथ, यानी आप इसे के एल का पावर -1 बोलते हैं। अच्छा, जो अपने पास के है, के है, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस टाइप का है, जो एच डैश है ना बेटा, क्यू डैश, इसे हम लोग हीट करंट भी बोलते हैं, हीट करंट। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो क्यू डैश, क्यू डैश को आप हीट करंट भी बोलते हैं। क्यू डैश क्या अपने पास, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसे हीट करंट भी बोलते हैं, इसे हीट करंट भी बोलते हैं। यहां तक सभी, यहां तक समझ में आया ना बेटा। चलो अब हम लोग बात करते हैं हीट करंट पे, हीट करंट, ठीक है। देखो बेटा, अभी हम लोग हीट करंट क्यू को अगर लिखना चाहें तो क्या क्या लिखे थे, या क्यू डैश, वो था अपने पास के ए। अब देख बेटा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल अगर मैं बात करूं, तो फाइनल टेम्परेचर हमेशा कम है यहां पर, है ना, जिधर जा रहा वो लोअर टेम्परेचर था, तो वो माइनस डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा, कि करंट का फ्लो कहां से कहां तक होगा, अगर ये मेरा T1 है, ये T2 है, T2 है, तो करंट का फ्लो किधर से होगा, जहां से हाई टेम्परेचर होगा वहां से लेकर लोअर तक। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी हीट का फ्लो इधर से इधर होगा, हायर टू लोअर, ठीक है। आ जाओ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हीट करंट हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसे डेल्टा टी को हम लोग डेल्टा टी लिख दिए, डिवाइडेड बाय के, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं
इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई के इंटू ए। लेंथ डिवाइडेड बाई के इंटू ए को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ डिवाइडेड बाई के इंटू ए को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग आर थर्मल बोल देते हैं, थर्मल रेसिस्टेंस, यानी लेंथ रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। क्यों? थोड़ा देखते हैं इस पे क्यों। याद करो बेटा, हम लोग जो बात करते हैं करंट, वो किसके बराबर होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो डेल्टा वी क्या होता है? वो फैक्टर है जिसके कारण पोटेंशियल ही फैक्टर है जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही कुछ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही हीट करंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर नहीं होता तो हीट करंट फ्लो ही नहीं करता, है ना। तो आप इसको हीट करंट को क्या लिख सकते हैं? हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये बातें आई बेटा, तो यहां पर बहुत एक फैक्टर बन जाता है सीरीज एंड पैरेलल का। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन कहने का क्या तात्पर्य है बेटा? मान लीजिए अपने पास एक रॉड है जिसके लिए अपने पास लेंथ है कुछ L1 ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं एंड K1 ले लेते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ किसमें? ये कनेक्ट हुआ किसमें? किसी दूसरे रॉड से। तो लेंथ 2, A2 एंड K2 बोल देते हैं। अब यहां पर मान लो अपने पास ये टेम्परेचर जोन है T1 और ये T2। अच्छा, तो अपने पास बेटा क्या है? अब सीरीज कनेक्शन में एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हम लोगों ने फ्लूइड के केस में भी देखा था, तो सीरीज में जब कोई पाइप होते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ पानी आता है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आता है एक पाइप से, उतना ही दूसरे पाइप से भी जाता है। कुछ कम या ज्यादा तो नहीं होता, कोई जादू तो होता नहीं है। वैसे ही जितना हीट फ्लो इधर से होगा उतना ही हीट फ्लो हर सेक्शन से होता चला जाएगा। यानी कि क्या? जब सीरीज कनेक्शन है तो रेट ऑफ हीट फ्लो, यहां पे हम लोग एच से इसको डिनोट कर रहे हैं, ये सेम हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रह जाएगा। अगर सीरीज कनेक्शन है बेटा, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम हो जाएगा, है ना। अगर सीरीज कनेक्शन है बेटा, तो सीरीज में जो रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों को, आर इक्विवेलेंट कहने का क्या तात्पर्य है बेटा? कि अगर आप इन दोनों को रिप्लेस करके एक तीसरा रॉड रख दें तो उसका रेसिस्टेंस जितना होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम हो। तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट अगर आप लिखेंगे बेटा तो क्या लिख सकते हैं? वो R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट को हम लोग L इक्विवेलेंट अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट। अब सीरीज में रहेगा बेटा तो ए सेम ही होगा और लेंथ 2L के बराबर हो जाएगा अगर L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं L1 अपॉन K1 इंटू ए प्लस L2 अपॉन K2 इंटू ए इक्विवेलेंट ए और A1 A2 सब हम लोगों ने बराबर लिया है। L इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा L1 प्लस L2 के बराबर। ठीक है, कई बार बेटा इस सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है, इस टाइप के सवाल में, कि बताओ जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तो हमेशा क्या याद रखे बेटा, जितना अमाउंट ऑफ हीट आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जाएगा। तो अगर जंक्शन का टेम्परेचर पूछा हो बेटा तो एक छोटा सा ट्रिक है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। हीट आना किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप क्या लिख दे? T1 माइनस टीजी, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, बाई इसका रेसिस्टेंस। तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया बेटा? L1 अपॉन A1 इंटू K1। सब अलग अलग मान लेते हैं तब भी आप लिख सकते हैं, बाकी सवाल में तो दिया ही रहेगा। दूसरा कितना लिख सकते हैं आप बेटा? Tg माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2 अपॉन A2 इंटू K2। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? Tg निकाल सकते हैं।
समझ में आया यहां तक बेटा? चलो बेटा, इस सवाल को ट्राई करो, इस सवाल को ट्राई करो। क्या बोल रहा है यहां पर? एक स्टील बार है ना? ये सीरीज का इसके बाद पैरेलल बता दूंगा। पहले सवाल को आप ट्राई करो कि एक स्टील बार है जिसका लेंथ अपने पास दे रखा है ना? इसको वेल्ड कर दिया जाता है, कॉपर बार जिसका भी लेंथ अपने पास दिया जाता है। दोनों इंसुलेटेड है देयर उनके साइड पे। ईच बार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। द फ्री एंड ऑफ द स्टील बार आर मेंटेन इतना एंड इतना टेम्परेचर, ठीक है? प्लेसिंग इन कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, द फ्री एंड ऑफ कॉपर इज मीटर इतना विथ आइस। फाइंड द टेम्परेचर एट द जंक्शन, यहाँ का जंक्शन अपने को टेम्परेचर बताना, ठीक है? ट्राई करिए सभी लोग। इस सवाल में अपने को के ऑफ कॉपर, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ स्टील ये आप लिख सकते हैं 50 एंड कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर ये आप लिख सकते हैं 380, ठीक है? अब ट्राई करें। अच्छा बेटा, अपन क्या जानते हैं? अपन जानते हैं जितना हीट आएगा उतना ही निकलेगा। तो कितना हीट आ रहा है वो देख लो। तो वो आप क्या लिख सकते हैं? वो क्या लिख सकते हैं? के ऑफ स्टील, स्टील इनटू एरिया, और दोनों का एरिया तो सेम ही दिया है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 100 माइनस टी ऑफ जंक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ, इसका लेंथ है 10। इसको आप क्या लिख सकते हैं? के ऑफ कॉपर इनटू एरिया, और इसका लेंथ लिख सकते हैं या टेम्परेचर टी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20। सेंटीमीटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो नहीं लिख रहे, ये चला गया। स्टील के लिए हम लोग लिख सकते हैं 50 बाई 100, 10 है यहाँ पे, 100 माइनस टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोग लिख कॉपर की 385, 385, और इसको लिख सकते हैं हम लोग टी माइनस 080, है ना? 380 डिवाइडेड बाई 20। एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है? और कितने से कितने गया? और कितने से कितने गया अपने पास? तो ये चला जाएगा 19 से 19 से, ठीक है? तो सिंप्लीफाई कर, अब जरा सिंप्लीफाई कर देख कितना आ रहा। तो इसको मैं 5 से भी डिवाइड कर देता हूँ, है ना? तो ये आ जाएगा 100 माइनस टी, ये आ जाएगा 3.8 टी, ठीक है? तो ये आ गया कितना? 4.8 टी इज इक्वल टू 100। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100 डिवाइडेड बाई 4.8। यानी अगर हम इसको डिग्री सी में निकालें, है ना? डिग्री सी में निकालें तो देख बेटा, ये 20 से थोड़ा ज्यादा आएगा तो हम लोग 20.5 लिख देते हैं या 20.4 लिख देते हैं डिग्री सी। 20 से हल्का ज्यादा आएगा। अच्छा, अब निकल गया तो अपने पास क्या? टेम्परेचर निकल गया, जो अपना सवाल था। हीट फ्लो बेटा अगर पूछ दिया जाए तो हीट फ्लो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हीट फ्लो निकालना हम लोगों ने अभी अभी सीखा था कि कैसे निकाल सकते हैं सर हीट फ्लो। अगर हीट फ्लो निकालना है अपने को तो के, मान लो स्टील के लिए ही ले रहे हैं हम लोग, तो 50 इंटू एरिया, एरिया अपने पास कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अपन एक बार कैलकुलेट करें तो सब कुछ निकालना, इसका भी रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, स्क्वायर है ना, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4। तो मैं इसको 10 का पावर -4 और यहाँ भी 2 इंटू 2 4 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय जो लेंथ अपना वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 का पावर ऑफ -2। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 100 माइनस 20.5। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हीट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है? इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो हीट की वैल्यू निकल आएगी, वैट में आंसर आ जाएगा अपने पास। समझ में आया क्या बेटा?